वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लासेस के अगर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कवर किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, एक्वस NaCl, मोल्टन NaCl, ये सारी चीजें वहाँ पे कवर हुई थी, सॉल्ट बेस उसके फंक्शन। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रखना है आपको कि हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SHE से। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में कहीं पे SHE पूछा जाए या हो सकता है आपको कहीं पे एग्जाम में फुल फॉर्म दिया जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन एंड E फॉर इलेक्ट्रोड, उसका हमें शॉर्ट फॉर्म ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें जो ये वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। तो अगर आपने देखा होगा तो जो भी हमारे पास वेरियस सेल्स है, जो भी मेटल्स है, जो भी एलिमेंट्स है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज हमको नहीं पता है। तो हम लोगों ने वो सारे पोटेंशियल के जो भी वैल्यूज है वो कैलकुलेट किए हैं इस इलेक्ट्रोड के हेल्प से। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि इसके रेफरेंस से, मतलब इस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है अलग अलग सेल्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का। ठीक है, अलग अलग एटम्स का, इन सब का हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर आप देखते हो इस इलेक्ट्रोड का नाम आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग ये हुआ कि इसमें आपने जो भी कंडीशंस ली है वो कैसी है, स्टैंडर्ड कंडीशन ली है। जो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है जैसे कि टेम्परेचर की, प्रेशर की, कंसंट्रेशन की, वो सब आपने फॉलो किया है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि इस जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम लोगों ने इसको माना है कि इस इलेक्ट्रोड का जो भी आपका E0 सेल का वैल्यू है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल का आपका वैल्यू है वो आप लोगों ने 0 वोल्ट कंसिडर किया है। कंसिडर भी किया है, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ने इसको आर्बिट्ररीली कंसिडर किया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जब हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं तो 0 वोल्ट ही निकल करके आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है। तो इसकी हेल्प से, इसको कंबाइन करके इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे क्या वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जब मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या बताना होता है। कभी भी आप किसी भी सेल को बताते हो तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे सेल का आएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और रिएक्शंस को बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन में आपको ये बताना है कि इसमें आपका इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और तीसरी चीज है कि इसमें आपका ये क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और एक सेकेंड, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बस इतनी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है वो है आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ये आपका इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि अगर मैं बात करती हूँ इसमें H प्लस आयन की, तो H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन का जो भी आपको सॉल्यूशन दिख रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, H प्लस आयन का सॉल्यूशन है। उसी के साथ साथ इसमें जो भी हम लोग गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी सेल को स्टडी करोगे तो कंस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट्स को बताना है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और गैस क्या है। ठीक है, अब अगर मैं देखती हूँ ना ध्यान से, तो जो भी आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने कोटिंग की है प्लैटिनम ब्लैक की। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का जो भी आपका प्लेट है उसके ऊपर में आपने कोटिंग की है प्लैटिनम ब्लैक की।
उसका रीजन ये है कि जो भी आपका प्लैटिनम ब्लैक होता है उसका सरफेस जो होता है वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर इनका साइज पार्टिकल्स का काफी ज्यादा छोटा है तो ये काफी इजीली हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग कर देते हैं प्लैटिनम ब्लैक की। तो आपको मेंशन करना है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके डायग्राम को कि सेल एक्चुअली होता कैसे, दिखता कैसे है सेल। डायग्राम, तो आपको हमेशा इसको इसी फैशन में सारे सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको बताना है कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन में हमेशा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और गैस, ऐसे बाकी सेल्स में भी आपको यही पैटर्न को फॉलो करना है। अब हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सबको ध्यान देना है क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेल कैसे होगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है प्लैटिनम का प्लेट। जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या है, प्लैटिनम प्लेट। तो मैंने यहाँ पे लिया है आपका प्लैटिनम की प्लेट। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि जो भी आपकी प्लैटिनम की प्लेट है वो क्या बोल रहा है, वो उसको हम लोगों ने कोटिंग की है विद द ब्लैक प्लैटिनम। तो समझ जाओ ये जो है ये कोटिंग है, कोटिंग है और ब्लैक प्लैटिनम की या फिर प्लैटिनम ब्लैक की। और मैंने आपको बताया कि इसके कैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये जो ट्यूब है इसको मैंने कनेक्ट किया है मर्क्यूरी के साथ में। यहाँ पे आपका कुछ हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं और ये जो है ये कनेक्टेड है फिर आपके कॉपर वायर से, कॉपर वायर से। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। ये इसका फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हम लोग जो भी हमारा सेल है उसको कहीं ना कहीं बाद में इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो कॉपर वायर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वाला पार्ट तो कवर अप हो चुका है। अब बचता क्या क्या है, H प्लस आयन, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है और गैस। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सेल है मैं इसको कुछ इस फैशन में लिखूंगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ध्यान देते हो तो इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने जार की तरह प्लेस किया है। तो जार बनाने का ये जो है ये है आपका जार। तो जार बनाने का रीजन क्या है, अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हो तो ये काफी ज्यादा डेलिकेट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कहीं ना कहीं जार के फॉर्म में प्लेस करते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि ये जो सेल है कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहता है। इसलिए आप जब भी इसको मेंशन करोगे तो जार को भी उसके साथ में मेंशन करना है। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो इस जार के साथ में साइड में आपको दिख रहा है एक इनलेट, दिख रहा है एक इनलेट। तो इस इनलेट से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस भी ली है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस इनलेट से हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर से पहुंचाते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये चीज तो कवर अप हो चुकी है, ये भी हो गया। अब बचता है आपका H प्लस आयन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेंगे। ठीक है, और उस बीकर में डालेंगे आपके H प्लस आयन। ये बीकर में रहेंगे आपके H प्लस आयन। ठीक है, अब जो ये आपका प्लेटिनम है वो इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो भी आपके H प्लस आयन से वो आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया। तो ये हुआ इसका जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी फैशन में बिल्कुल सिस्टमैटिकली ड्रॉ करना है। और सारी चीजें जब भी ड्रॉ करोगे तो हमेशा याद रखना है कि उसकी लेबलिंग आपको करनी है, अदरवाइज वो डायग्राम इनकम्प्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से रिएक्शन से और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हुआ है, पहला हुआ है कंस्ट्रक्शन, दूसरा हुआ है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब तीसरे थिंग है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही सेल को हमेशा एक्सप्लेन करना है पेपर में, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, ऐसे हेडिंग देना है और फिर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करती हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेल है ये हम लोग रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सब लोग, इसको हम लोग लेंगे यहाँ पे H प्लस आयन, यहाँ पे लेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे लेंगे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका कहीं ना कहीं रिडक्शन हाफ सेल है। तो रिडक्शन हाफ सेल को हम लोग हमेशा इसी पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी आपका H प्लस आयन है वो है आपका 1 मोलर कंसेंट्रेशन का, जो भी आपका हाइड्रोजन गैस है वो है आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का, क्योंकि गैस तो हम लोग प्रेशर में लेते हैं। और प्लेटिनम है आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। ध्यान दो, यहाँ पे 1 मोलर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अब अगर आप देखते हो प्लैटिनम को, तो प्लैटिनम को इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लैटिनम जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं। कहना मुझे ये है कि प्लैटिनम जो है वो आपको कोई भी रिएक्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है। प्लैटिनम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प हो रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, लेकिन वो हमारे रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, रिएक्शन में वो पार्ट नहीं ले रहा है, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट। ये चीज पता होनी चाहिए, और पेपर में अगर आता है तो ये चीज आपको 100% मेंशन करनी है कि प्लैटिनम इज कॉल्ड एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज इन्वॉल्व ओनली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। अगर मैं देखती हूँ फिर इसके रिएक्शन को, तो इसमें रिएक्शंस आएंगे, है ना। तो रिएक्शन जो है वो आपका देखो कैसे देखने को मिलेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो भी आपका ये वाला सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है और ये एक रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये एक रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब सोचने की बात यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने लिया है H+ आयन, उसमें डाले हैं इलेक्ट्रॉन और उससे बना है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब सेकंड थिंग ये है कि अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पे H2 है, इसलिए मैंने लिखा है ट्वाइस ऑफ H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेल रिएक्शन, की सेल की रिएक्शन किस तरीके से होंगे। सेल रिएक्शन पे मार्क्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कहीं ना कहीं जो है ना, इस सेल के भी ड्रॉबैक्स है। इस सेल के ड्रॉबैक्स ये है कि अगर आप देखते हो तो इस सेल के कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स है, और वो 3 रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको पता है क्या? वो 3 रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए। अगर थोड़ा सा भी 1 एटमॉस्फेयर से 1.1 या 1.2 एटमॉस्फेयर हो गया तो रिएक्शन गड़बड़ा जाएंगे। सेल जो है उसकी असेंबली मतलब जो है वो सिस्टमैटिकली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। सिस्टमैटिकली वर्क नहीं करेंगे इन द सेंस जो भी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रहेंगी। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 मोलर सोल्यूशन जो H+ आयन का चाहिए वो 1 मोलर ही चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी थिंग आपकी ये है, एक तो आपका H2 गैस का प्रेशर है, H+ आयन का है, और एक और चीज है वो हम लोग देखते हैं बाद में, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट थिंग ये कि अगर आपका प्रेशर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो ये सेल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और 1 मोलर सॉल्यूशन, तो हमारे हाथ में इतना कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों इन दोनों कंडीशन को बिल्कुल के बिल्कुल मेंटेन रख सके। इसलिए ये चीजें चेंज होते रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यही है इस सेल का ड्रॉबैक है कि हम लोग ये कंडीशन को 100% मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ इसका ड्रॉबैक। अब लास्ट थिंग ये है कि इस सेल का EMF 0 कैसे आता है वो हम लोग को देखना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सपोज मुझे जिंक जो है वो मेरा एक इलेक्ट्रोड है। अगर मुझे इसका निकालना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो मुझे नहीं पता कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है, EMF कितना है इसका। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक तरफ लूंगी मेरा जिंक इलेक्ट्रोड और एक तरफ लूंगी मैं मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मैंने इस जिंक को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया है तो मुझे पता है कि इसका EMF का वैल्यू कितना आता है, 0। अगर इसका 0 आता है तो इसके रेफरेंस से मैं इसका कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं इसके रेफरेंस से किसी भी एलिमेंट का EMF निकाल सकती हूँ। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस तो था ही, हमें पता है कि इसके रेफरेंस से हमने बाकी सबका निकाला है, लेकिन सबसे पहला इलेक्ट्रोड ये है जिसको मैंने EMF 0 कंसिडर किया है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग कि EMF इसका कैसे क्या होता है। तो अगर आप ध्यान देते तो EMF का वैल्यू क्या होता है, E0 सेल, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है आपका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ध्यान दो, अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो, ट्वाइस ऑफ H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस के आपका प्रेशर, और गैस को हम लोग हमेशा कायमे रखते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका प्रेशर में लिया गया है क्योंकि गैस है वो, और वो एक प्रोडक्ट है। और हमारा रूल क्या कहता है, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इससे पहले मैंने लिया है प्रोडक्ट प्रेशर के टर्म्स में, और फिर लिया है कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग में, E0 सेल का जो भी आपका वैल्यू है -0.0591 लॉग ऑफ
अगर आप देखो तो ये 1 है और ये भी क्या है आपका 1 मोलर, 1 से 1 गया, और जो भी आपका log 1 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0। अगर आप लेते हो ई नॉट सेल, ठीक है, तो ये जो वैल्यू ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा 0.0591 into 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आता है ई नॉट सेल -0, और जो भी आपका ई नॉट सेल है वो भी आपने क्या लिया है, ई नॉट सेल का जो भी वैल्यू है वो आप लोगों ने 0 वोल्ट कंसिडर किया है, तो ये भी 0 हो गया, तो 0 - 0 ओवरऑल आपका ई सेल का वैल्यू भी क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो भी आपका ई नॉट सेल का वैल्यू है वो 0 आता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ई नॉट सेल इसका 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपको अच्छे से करके जाना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सारी चीजें जो भी मैंने बताई है वो सब आपको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करना है। कोई भी सेल आता है सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके रिएक्शंस बताने हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, साथ साथ अगर आपको ये में उसका वैल्यू पता है तो वो बताना है, उस सेल के नाम क्या क्या है वो सारी चीजें बताना है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो सारी चीजें आपको सिस्टमैटिकली मेंशन करनी है। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.